नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आपका एडिट परीक्षा निकट है, 17 अगले महीने की 17 तारीख को सुनिश्चित है एडिट परीक्षा होनी है, जिसमें आपकी करंट अफेयर भी आनी है। करंट अफेयर मैं आपकी यहाँ से कवर करा दूँगा। आज से लगभग 1 महीने तक आप मेरे साथ बने रहिए और जितने भी करंट अफेयर आपकी पूछी जानी है वो सारी की सारी यहीं से आने वाली है। अभी कुछ समय पहले पैट का एग्ज़ाम हुआ था। उस पैट के एग्ज़ाम में हमारे चैनल से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में आए थे, जिसका प्रमाण भी मैंने आप लोगों को दिया था। आपको बताया था कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि आप 1 महीने तक लगातार मेरे साथ बने रहें और करंट अफेयर की डोज लगातार लेते रहें। मैं आपको करंट अफेयर की डोज डेली दूंगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। संभवतः हो सकता है यहीं से आपके क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को एग्जाम्स में मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आज के किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से हमने उसकी डिटेल को पोस्टमार्टम पूरी तरीके से हम उसका करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी विस्तार से चर्चा आज हम करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी और एक क्वेश्चन से हम 3 से 4 क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? करंट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। वो जगह का नाम है केलांग। क्या नाम है? केलांग। अब केलांग पड़ता कहाँ पर है? तो केलांग है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में भी किस जगह है ये? लाहौल स्पीति जिले का प्रशासनिक केंद्र है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, केलांग ना देके सीधे सीधे आपसे कह दिया जाए, आपको दे दिया जाए लाहौल स्पीति जिले का प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लाहौल स्पीति जिले का प्रशासनिक केंद्र क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा? केलांग आ जाएगा। ठीक है, तो केलांग ही वो जगह है जहाँ पर भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तो केलांग की मनाली से दूरी कितनी है? 26 किलोमीटर की दूरी पर है। केलांग कहाँ से है? मनाली से 26 किलोमीटर की दूरी पर केलांग है। और भारत और तिब्बत सीमा से केलांग की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं जो ये सुरंग बन रही है वो कितने किलोमीटर लंबी है। तो देखिए केलांग की जो केलांग में सुरंग बन रही है, केलांग कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप सभी लोग ये जान चुके हैं। और ये कितने किलोमीटर लंबी सुरंग है? 27 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कितने किलोमीटर है? 27 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि भूमिगत रेल कब चली थी, तो ये चली थी 10 जनवरी 1863 को। 10 जनवरी 1863 को भूमिगत रेल की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ये शुरुआत हुई थी लंदन में। कहाँ पर शुरुआत हुई है? ये शुरुआत लंदन में हुई है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये रेल चली थी पैडिंगटन से फेरिंगटन तक चली थी। पैडिंगटन से फेरिंगटन तक ये रेल चली थी। और ये कब चली थी? 10 जनवरी 1863 को पहली रेल की शुरुआत हुई और लंदन से हुई थी। और लंदन में किस जगह से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी पैडिंगटन से फेरिंगटन तक चली थी। और इसमें कितने यात्रियों ने सफ़र किया था? तो यहाँ पर यात्री थे 40,000 यात्री थे जिन लोगों ने इस ट्रेन में सफ़र किया था। अब देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे। अगर पूछ ले क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, अगर केलांग ऑप्शन में दिया हुआ है तो केलांग ही आप लगाएंगे, हिमाचल प्रदेश नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि केलांग के अंतर्गत ही भूमिगत रेलवे स्टेशन बन रहा है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर ऑप्शन में केलांग ना देकर आपको दे दिया जाए लाहौल स्पीति जिले का प्रशासनिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? केलांग के अंतर्गत ही स्थित है। केलांग से मनाली तक की दूरी कितनी है? तो 26 किलोमीटर की दूरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात कर ले भारत और तिब्बत सीमा से
केलांग की दूरी कितनी है? तो 120 किलोमीटर की दूरी है। पहली भूमिगत रेल कब बनी या फिर उसकी शुरुआत कब हुई? तो कहेंगे हम 10 जनवरी 1863 को पहली भूमिगत रेल की स्थापना की गई या फिर शुरुआत की गई। और किस जगह से की गई थी? तो ये हुआ था लंदन से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन से हमने 6 से 7 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा है या फिर कौन सा बना है? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, वांचा गांव है, ये तो हमें पता है। कौन सा गांव है? वांचा गांव है। और ये वांचा गांव बैतूल जिले में स्थित है। अब बैतूल जिला कहाँ पर है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 2017 सितंबर 2017 में सौर रसोई गैस की शुरुआत की गई। ठीक है, 2018 में इस गांव में ये जो पूरा गांव था ये सौर ऊर्जा वाला गांव बन चुका था। यानी कि ऐसा कोई भी घर इसमें नहीं बचा था जहां पर सौर रसोई ऊर्जा ना लगी हो। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ये बांचा गांव कहाँ पर स्थित है? तो बैतूल जिले के या बैतूल जिले में स्थित है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 2017 यानी कि सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया था। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? विकास भवन के टेक्नोलॉजी पार्क में ये खोला गया है। ठीक है, विकास भवन के टेक्नोलॉजी पार्क में ये क्या किया गया है? खोला गया है। क्या खोला गया है? वाटर पार्क। अब वाटर पार्क में क्या होगा? जब भी प्रचार किया जाता है, यानी कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव सामग्री वो यहीं से हो जाएगी, सारी की सारी इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रचार प्रसार उसका कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो बात कर लेते हैं भीमबेटका है कहाँ पर। सबसे पहले पूछते हैं कि भीमबेटका है कहाँ पर। सबसे पहले जानते हैं कि भीमबेटका है कहाँ पर। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी किस जगह है? भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अब ये क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, भीमबेटका एक तो यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो यूनेस्को है उसके संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत भीमबेटका आता है। और यह दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजने वाला स्थान है। ठीक है, यानी कि भीमबेटका के अंतर्गत ही दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म जो किसने खोजा है? शोधकर्ताओं द्वारा जो खोजा गया है वो यहाँ भीमबेटका में ही खोजा गया है। अच्छा, ये जानवर जो था, ये क्या नाम था इसका नाम था डिकिन्सोनिया। क्या नाम था? डिकिन्सोनिया। अब सोनिया के नाम से हम इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। यदि किसी लड़की का नाम क्या है? सोनिया है। अब सोनिया से उसको क्या हो जाएगा? भीमबेटका में सोनिया नाम का एक जानवर खोजा गया था। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप सोनिया देखेंगे आपको याद आ जाएगा। इसके आगे क्या लगा देना? हमें डिकिन लगा देना है और डिकिन के नाम से ही सोनिया बन जाएगा, तो डिकिन्सोनिया हो जाएगा। ये लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो यह है 57 करोड़ वर्ष पुराना जानवर जिसका जीवाश्म खोजा गया है। ये कितना पुराना है? 57 करोड़ वर्ष पुराना जानवर है। ठीक है, और ये कहाँ पाया गया था? ऑडिटोरियम गुफा के छत पर ये पाया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा भी है ऑडिटोरियम गुफा की छत पर ये जो जीव था ये पाया गया था। किसने खोजा था? शोधकर्ताओं द्वारा छानबीन की गई थी। और कितने पुराना है? 57 करोड़ वर्ष पुराना है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। क्या स्थित है? भीमबेटका स्थित है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन से हमने कई सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं। पूरा पोस्टमार्टम हम इसका करने वाले हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ 1 महीने तक बने रहिए, जिससे जो आपका एडिट की परीक्षा आने वाली है वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब बात कर लेते हैं गोवर्धन पोर्टल योजना की। गोवर्धन पोर्टल योजना क्या है और ये क्यों प्रसिद्ध है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई या फिर किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो गोवर्धन पोर्टल योजना का जो शुभारंभ हुआ है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना करना। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला क्या है और ये क्यों प्रसिद्ध है, कब इसका प्रारंभ हुआ। तो देखिए तोशिला राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये 21 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ है और इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी। ठीक है, कौन थे? नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। अब हम इसको भी कैसे याद रख सकते हैं? देखिए एक आज से कुछ समय पहले अनिल कपूर जी की एक पिक्चर आई थी नायक। कौन सी पिक्चर आई थी? नायक आई थी। अनिल कपूर जी ने किसका रोल निभाया था? यहाँ पर मुख्यमंत्री का अहम किरदार निभाया था और नायक से ही क्या बन जाता है? मुख्यमंत्री को हम इंक्लूड कर देंगे। अनिल कपूर किस पिक्चर में मुख्यमंत्री बने हैं? तो अनिल कपूर नायक पिक्चर में मुख्यमंत्री की भूमिका में आए थे। अब यहीं से बन जाएगा नवीन पटनायक। ठीक है, कहाँ के मुख्यमंत्री थे? उड़ीसा के। और किसका कौन से मेले का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया था और ये कहाँ पर स्थित है? ये भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। और ये क्यों फेमस है? ये फेमस है हस्तशिल्प के लिए और हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हाथ से जो बनाई हुई वस्तुएं हैं उनके लिए मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये आपको हमने हालांकि अभी तक 6 प्रश्नों को देखा है और 6 प्रश्नों से हमने लगभग आपके 20 प्रश्नों को यहाँ पर तैयार करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है या फिर किसे चुना गया है? अब ये 2020 का जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है ये कुछ लैंग्वेजों के ऊपर दिया जाता है। अब वो लैंग्वेज कौन सी है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज। ठीक है, वो लैंग्वेज कौन सी है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत दिया जाता है। कुछ जो विशेष चीज़ें होती हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। जैसे कौन सी है? जब इसमें 2020 का जो चुना गया है वो आत्मनिर्भरता को चुना गया है। इसके बाद 2017 में किसे दिया गया था? आधार को। 2018 में नारी शक्ति को दिया गया है और 2019 में संविधान को दिया गया है। अब आपको ये ध्यान रहेगा हमने इसमें एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस को जान लिया है। ठीक है, हाल ही में 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो आत्मनिर्भरता को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। 2017 की बात करेंगे तो 2017 में आधार को मिला है, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को मिला है। ठीक है, अब अगले बात कर लेते हैं WTO। ठीक है, WTO के नए निर्देशक किसे चुना गया है? तो जो नए निर्देशक हैं पहले ये नाइजीरियाई हैं। ठीक है, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं नागोजी ओकोंजो इवेला को चुना गया है और ये पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक है, ये क्या है? पहली अफ्रीकी महिला है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वी अवेयर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमें बताना है। देखिए कब लॉन्च हुआ था ये पहले जान लेते हैं। लॉन्च हुआ था ये 18 जनवरी 2021 को। ठीक है, वी अवेयर ऐप 18 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ है और ये कहाँ से किसने लॉन्च किया है? बहरीन द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने? बहरीन द्वारा लॉन्च किया गया है। बहरीन ने क्यों किया था? बहरीन डिजिटल कोविड-19 टीकाकरण पासपोर्ट बनाने वाला देश बन गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने के लिए वी अवेयर ऐप का प्रयोग किया गया है।
ठीक है, यहाँ से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10 जनवरी 2021 को 87वें फेमिना मिस इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, 87वां जो फेमिना मिस वर्ल्ड मिस इंडिया था वो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हयान रेजेंसी होटल मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें विजेता कौन हुआ और उप विजेता कौन हुआ? यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विजेता को पूछा जाता है या फिर उप विजेता को पूछा जाता है। तो 10 जनवरी को ये गेम ये जो हुआ था मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 10 जनवरी को आयोजित किया गया। इसका जो विजेता रहे हैं वो कौन है? मानसा। मानसा कौन रही है? विजेता रही थी और ये कहाँ की निवासी हैं? बनारसी की निवासी थी। अच्छा, जो उप विजेता रही है वो कौन थी? मान्या सिंह। मान्या सिंह को उप विजेता दिया गया और वो कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस दिग्गज बल्लेबाज द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका का वो कौन सा दिग्गज बल्लेबाज है जिसने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है और ये फैसला कब लिया गया? तो देखिए, इसकी बात करें तो फॉफ डू प्लेसिस हैं। ठीक है, फॉफ डू प्लेसिस हैं जिन्होंने यह फैसला लिया है और ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं क्या? नहीं है ना। ये कौन है? दक्षिण अफ्रीका से खेलने वाले हैं, बैट्समैन हैं, बल्लेबाज हैं। ठीक है, और ये फैसला कब लिया गया? 17 फरवरी 2021 को ये फैसला लिया गया। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली और उस महत्वपूर्ण पारी को जारी रखते हुए कितने टेस्ट मैच खेले हैं? 69 यानी कि 69 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और उसमें इन्होंने कितने रन बनाए? 4163 रन का स्कोर इन्होंने खड़ा किया, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पारी में 10 शतक लगाए। कितने शतक लगाए हैं? 10 शतक लगाए हैं और 21 क्या लगाए हैं? अर्धशतक यहाँ पर लगाए हैं। और इनका जो औसत एवरेज रहा है, यानी कि रन बनाने का जो औसत एवरेज रहा वो कितना रहा है? 40.63 इनका औसत एवरेज रहा है, यानी कि इस एवरेज के माध्यम से इन्होंने बल्लेबाजी की है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कौन सी ट्रॉफी न कराने का फैसला लिया है? तो वो कौन सी ट्रॉफी है? रणजी ट्रॉफी है, जिसको 87 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब ये गेम आयोजित नहीं किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया था पटना बिहार में। कहाँ बनाया गया है? पटना बिहार में। और ये इसकी जो उद्घाटन किया था, यानी कि जो शुरुआत की है वो किसके द्वारा की गई है? बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा, सुशील कुमार मोदी। ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी मत कर देना, यहाँ पे कौन है? बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी हैं। और ये इसमें लगभग कितनी लागत लगी है? 2800 करोड़ रुपए की लागत आई है। डॉल्फिन एक जलीय जीव है। इसको कब घोषित राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसको किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये जो गंगा डॉल्फिन है ये किस प्रकार से अपने शिकार को ढूंढता है? तो वो ध्वनि का नाम है अल्ट्रासोनिक ध्वनि। उस ध्वनि का क्या नाम है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि है। किसका नाम है? जब ये डॉल्फिन अपने शिकार को ढूंढता है। और ये किस जिले में स्थित है? ये भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से क्या है? अभयारण्य बना हुआ है, जो कि गंगा नदी में 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किसके नाम से? भागलपुर जिले में किस नाम से बना हुआ अभयारण्य है? तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से बना हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। किस प्रकार से बनेंगे देखिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ। वह कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गंगा डॉल्फिन का यानी कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? ठीक है, तो वो है हमारे सुशील कुमार मोदी। कितने करोड़ रुपए की लागत आई? तो यहाँ पर 28 करोड़ रुपए की लागत
आई है। डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को जो गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। अब बात करते हैं डॉल्फिन किस ध्वनि के द्वारा पहचानता है कि मेरा शिकार आने वाला है। तो उस ध्वनि का क्या नाम है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि उसका नाम है। ठीक है, ये यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, भारत का पहला प्यूरीफाई कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बेंगलोर में स्थापित किया गया है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो पहली जो अंतरिक्ष महिला यात्री थी वो है क्रिस्टीना होमो कोच। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? ये है अमेरिका की रहने वाली। इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी पैगी विट्सन, यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे पहले थी पैगी विट्सन, इससे पहले ये थी। ठीक है, इसके कितने दिन में आई थी? ये 289 दिन, 289 दिन में ये कहाँ पे रही थी? अंतरिक्ष में रही थी। अब ये कौन से क्रिस्टीना जो थी ये कौन से दल में शामिल थी? 2013 में नासा दल था उसमें ये शामिल थी। अब इन्होंने कब उड़ान भरी इसको हम जान लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। 14 मार्च 2019 को इन्होंने उड़ान भरी। 18 अक्टूबर 2019 को कोच व जेसिका मीर स्पेस वॉक में भाग लिया। ठीक है, ये 2 ही ऐसी महिला थीं जो 18 अक्टूबर 2019 को क्रिस्टीना कोच, ठीक है, और कौन थी? जेसिका मीर। इन दोनों ने स्पेस वॉक में भाग लिया था। अब बात कर लेते हैं 28 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का इन्होंने क्या बनाया? रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये कब आई? 6 फरवरी 2020 को इन्होंने वापसी की और ये कितने दिन वहाँ पर रही थी? 328 दिन ये वहाँ पर रही थी। और दिन कौन सा था? अगर हम दिन की भी बात कर लें तो दिन था गुरुवार। ये गुरुवार का दिन था जब इन्होंने वापसी की थी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेल नोटिफिकेशन बड़ी सुंदर सी घंटी होती है, देखिए किस प्रकार की होती है, वो ऐसी होती है। ठीक है, इसको जरूर प्रेस कर लें। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसपे सारी PDF, सारे नोट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एडिट परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सामग्री मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।